नमस्कार प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत राजनीतिक विषयों को हम आज छोड़ते हैं, हम धार्मिक विषयों को भी छोड़ते हैं। आज हम बातचीत करेंगे आर्थिक मुद्दे पर। आर्थिक मुद्दे पर बात करना इसलिए जरूरी है कि देश में इस समय दो विषयों को लेकर लोग चिंता में हैं। एक शेयर बाजार की गिरावट और दूसरे रुपये की गिरावट। यही हमारा विषय है, गिरता रुपया गिरता बाजार। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार है, जिस सरकार के साथ में यह भरोसा जुड़ा है कि देश ठीक राह पर आगे चल रहा है। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार अस्तित्व में आई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत था। उस समय बड़ी उम्मीदें देश को थी। उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए सरकार प्रयत्नशील हुई। कुछ विषयों के संदर्भ में उसने दावा किया कि पुरानी गलतियों को सुधारते हुए हम नई दिशा में आगे बढ़ चले हैं, जिसके बेहतर परिणाम आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। जो कुछ बातें उसके अंतर्गत थी, जो सपने दिखाए गए थे, उसमें एक बड़ा सपना था रुपये को संभालने का। रुपये का गिरना किस आशय से? रुपये के गिरने के संदर्भ में आशय यह होता है कि उसमें डॉलर की सबसे बड़ी भूमिका होती है। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की क्या हैसियत है, इसके आधार पर तमाम सियासत सरगर्म रहती है। महंगाई और सस्ते के संदर्भ में डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत बहुत मायने रखती है। एक समय पर तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान बड़ा चर्चित हुआ था कि जब डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत गिरती है तो केवल रुपया नहीं गिरता है, बल्कि देश की इज्जत गिरती है। इस पर समय समय पर टिप्पणी होती है। आज स्थिति है कि डॉलर अपने जीवन काल के संदर्भ में रुपये के मुकाबले सबसे ज्यादा बढ़त पर है। $1 के मुकाबले भारतीय रुपया तकरीबन 86 रुपए की स्थिति में आ चुका है। इसको लेकर हमें बात करनी है। हमें बात करनी है बाजार के संदर्भ में। अगर हम 2014 के मुकाबले 2025 के आंकड़े को सेंसेक्स के संदर्भ में देखते हैं तो हम हैरत में पड़ जाते हैं। तकरीबन 22,000 सेंसेक्स हुआ करता था, जो आज 76,000 पर है। तो हमें लगता है कि यह बहुत बड़ी छलांग है, लेकिन हम तब चिंता में पड़ जाते हैं जब ये देखते हैं कि 6 महीने पहले ये सेंसेक्स तकरीबन 86,000 पर हुआ करता था। पिछले 6 महीने के भीतर इसके अंदर 10,000 पॉइंट की गिरावट आई हुई है। लगातार सेंसेक्स टूट रहा है और सेंसेक्स टूटने के साथ में लाखों करोड़ रुपए निवेशकों के डूबते जा रहे हैं। कहानियां ये बताई जा रही हैं कि विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से अपने पैसे खींच रहे हैं। क्या ऐसी परिस्थिति भारत के संदर्भ में बन रही है जिसके चलते निवेशकों का भरोसा भारत के संदर्भ में डोल रहा है? तो इसी पर हम बात करेंगे। कुछ जाने माने अर्थशास्त्री हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। राजनीतिक दल से जुड़े हुए विद्वान भी हमारे साथ इस पैनल में मौजूद, उनसे आपका परिचय कराएं और देश के संदर्भ में इस जटिल प्रश्न के संदर्भ में कुछ प्रश्न के उत्तर खोजने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध और खुशहाल नहीं हो सकता जब तक कि उसके अधिकांश सदस्य गरीब और दुखी हों। विख्यात अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने यह कमाल की बात कही थी। आज भारत के संदर्भ में यह बताया जाता है कि हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुके हैं। सपना इस बात को लेकर भी दिखाया जा रहा है कि जल्द ही हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं। पर साथ ही साथ इस तथ्य के संदर्भ में भी हमें जागरूक रहना चाहिए कि हमारे यहां आर्थिक विषमता की खाई निरंतर बढ़ती जा रही है। अमीर, गरीब और गरीब, इस फर्क के संदर्भ में हमें चिंतित होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान मौजूद हैं, जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो इस समय देश में सत्ता संभाले हुए। हमारे साथ डॉक्टर चरण सिंह जी हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं, पूर्व चेयर प्रोफेसर हैं आरबीआई के, वह हमारे साथ हैं। डॉक्टर सारथी आचार्य जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ टीएस सिंहदेव साहब होंगे, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के वित्त मामलों के जानकार हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम डॉक्टर चरण सिंह जी से करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी चर्चा राजनीति पर कम और अर्थ पर ज्यादा रहने वाली है। तो डॉक्टर चरण सिंह जी से समझना चाहते हैं, देश ठीक दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये दावे किए जा रहे हैं, और रुपया और बाजार दोनों गिरते जा रहा है, इसको लेकर हम चिंतित हो जा रहे हैं। तो चरण सिंह जी थोड़ा सा रोशनी दीजिए,
सही राह पर चलते हुए इस गिरावट को किस रूप में देखें, ये गिरावट है या करेक्शन है, इसके संदर्भ में थोड़ा रोशनी दीजिए सिंह साहब। आपका सर म्यूट कर रखा है तो उसे अनम्यूट कर देंगे, ये आग्रह। हाँ जी, माफी चाहता हूँ। आप भी जानते हैं कि पूरी दुनिया पिछले 5 वर्षों में बहुत मुश्किल अर्थव्यवस्था से गुजरी है, पूरी की पूरी दुनिया, सिर्फ हमारा देश ही नहीं। इस परिस्थिति में जो हमारे देश की ग्रोथ रेट है 6% के आसपास है, ये सबसे ज्यादा है और अच्छी गति है, क्योंकि इतनी बुरी लड़खड़ाहट हुई है पूरी दुनिया में कोविड के बाद, और फिर रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, उसके बाद मिडिल ईस्ट में जो जो हुआ है, और अभी आप जानते हैं, हमें जानते ही हैं कि अमेरिका में फिर थोड़ा तख्ता जैसे पलट रहा है। तो इतनी उथल पुथल में 6% ग्रोथ रेट रिकॉर्ड करना एक अपने आप में एक अहम बात है और जरूरी बात है, और इस पे मानना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था ठीक चल रही है। दूसरी जगह देखें, जो बाकी के देश हैं वो भी अपने तरीके से compete कर रहे हैं, पर उनकी अर्थव्यवस्था सारे मूल कारणों के और नीतियों के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो उस निगाह से देश की अर्थव्यवस्था ठीक चल रही है। अभी बात आ गई जो आपने कहा कि रुपया क्यों गिर रहा है। अब एक अर्थशास्त्री होने के नाते, तब भी 2012 में भी, उस टाइम पे मैं IIM बेंगलोर में प्रोफेसर हुआ करता था, हम लोगों ने उस टाइम भी एक चर्चा की थी कि डॉलर 65 पे कैसे आ गया। मेरी अपनी निजी राय एक अर्थशास्त्री होने से यह है कि रुपए को रोकना नहीं चाहिए, इसने गिरना ही गिरना है, और इसके जो इकोनॉमिक्स के कारण होते हैं, और यही एक कारण है कि मैं कई बार महसूस करता हूं कि इकोनॉमिक्स जिन्होंने PhD वगैरह कर ली होती है और पढ़ाई में अपनी जान और जीवन लगाया होता है, उनको दुरकारना नहीं चाहिए और ये कहे कि हमें क्या लेना देना इन लोगों से, ये तो अर्थशास्त्री ऐसे ही बोलते रहते हैं, वो बात ठीक नहीं है। मेरी राय में अर्थशास्त्र के मुताबिक रुपए को गिरना ही गिरना है, आगे भी गिरेगा, ये 100 तक जाएगा और जाना चाहिए इसको। उसके 2 कारण हैं। जो हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट रहता है, वो अगर 30 साल का आप औसत देखेंगे वो 6% है। अगर अमेरिका का इन्फ्लेशन रेट का 30 वर्ष का औसत देखेंगे वो 2% है। 4% हर वर्ष हमारी इन्फ्लेशन उनसे ज्यादा है। सिर्फ एक वर्ष उनकी इन्फ्लेशन 10% पे गई है, हमारी 8-6 के आसपास रही है। वो पिछला साल है जब उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं। जो एक्सचेंज रेट होता है वो इन्फ्लेशन रेट से काफी प्रभावित होता है, और जब इन्फ्लेशन डिफरेंशियल दोनों देशों में इन्फ्लेशन का रेट इतना अलग होता है तो एक्सचेंज रेट ही उसको संभालता है। तो ये गिरना ही गिरना था। मैं माफी के साथ 2 बयान आपकी निगाह से गुजरवाना चाहता हूं चरण सिंह साहब, और उसके साथ इस बातचीत को आगे बढ़ाना चाहता हूं। एक बार ये 2 बयान सुनिए। All I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening. ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? जिज्ञासा है मेरी चरण सिंह साहब, थोड़ा समाधान देंगे? हाँ, देखिए आपने शुरू में कहा था कि हम लोग सियासत की बात नहीं करेंगे, अर्थशास्त्री से बात कर रहे हैं, तो मैं सियासत में नहीं आऊंगा, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि अर्थशास्त्री होने के नाते, और इसलिए मैं कहता हूं अर्थशास्त्रियों को कमरे से बाहर नहीं निकालना चाहिए, उनकी बात सुन लेनी चाहिए। तो अर्थशास्त्री होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि रुपए ने गिरना ही गिरना है, क्योंकि दोनों देशों में इन्फ्लेशन रेट का अंतर बहुत ज्यादा है। उसमें आप कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी बहुत हमारी बढ़ गई है,
आप भी जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं, प्रोडक्टिविटी रातों रात नहीं बढ़ती है, उसमें बड़ी मेहनत श्रम करना पड़ता है, वो नीतियां लानी पड़ती हैं जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े। वो अभी तक वो हो रही है, प्रयत्न किया जा रहा है। रातों रात किसी भी दुनिया के देश में नहीं बढ़ी है, हमारे देश में भी नहीं बढ़ रही है, प्रयत्न जरूर जारी है। तो एक्सचेंज रेट जो है वो क्योंकि इन्फ्लेशन डिफरेंशियल्स बहुत ज्यादा हैं, इसलिए उसने गिरना ही गिरना है, उसको गिरना देना चाहिए। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को यूज करेंगे उसको गिरावट को थमने के लिए, तो आप नुकसान में रहेंगे। आपने देखा है पिछले कुछ हफ्तों में रिजर्व बैंक ने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यूज किए हैं, तो अभी वो भी समझ गए कि ये रेट जो नीचे स्लाइड होना ही होना है। एक बात जरूर मैं कहनी चाहूंगा, जो वित्त मंत्री जी ने कही है वो बात सही है कि अमेरिकन डॉलर, अगर आप दुनिया के बाकी देश देखें, जैसे मैंने कहा कि हमारी प्रगति का ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा रहा है, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि और देश जो हैं उनका डेप्रिसिएशन डॉलर के निस्बत देखें हमसे ज्यादा है। वो चीज को आप नकार नहीं सकते। इसका कारण यही है कि देश की जो नीतियां हैं वो औरों देशों के साथ कंपेयर। मैं सारथी आचार्य जी के पास आना चाहता हूं चरण सिंह साहब, लेकिन फिर भी अपने देश की रीति और नीति पर एक सवाल करना चाहता हूं। हमें बताया जा रहा है कि देखो हम विश्व की कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए अग्रसर हैं, 5वीं हो चुके हैं, जल्द ही तीसरी भी हो जाएंगे। हमसे पहले केवल अमेरिका और चीन रह जाएंगे, जर्मनी और जापान को भी हम पीछे छोड़ देंगे, यूके को भी हम पीछे छोड़ चुके हैं। लेकिन ये देखकर मैं हैरत में पड़ जाता हूं और इस सवाल के साथ आपसे उत्तर चाहता हूं कि ये आंकड़े वाकई हमारे को गर्व करने लायक है या शर्मिंदा करने लायक है कि जिनके साथ हम अपनी तुलना कर रहे हैं उनके नागरिकों की जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें हम उनके दाएं बाएं भी खड़े होने की हैसियत में नहीं है। हम जिस यूके के मुकाबले बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा कर रहे हैं वहां पर प्रति व्यक्ति आय 42,65,000 रुपए सालाना है। ब्राजील जैसा देश भी 9,48,000 रुपए सालाना आय के संदर्भ में आंकड़ा दिखाता है और भारत अभी भी महज 2,28,000 रुपए पे खड़ा है। क्या आप नहीं मानते हैं इस विसंगति के संदर्भ में कि जो भी आंकड़े बढ़ रहे हैं उसमें इस देश में अमीर बहुत ज्यादा अमीर और गरीब निरंतर गरीबी की ओर अग्रसर हो रहा है और ये चीज आने वाले समय में बहुत भारी पड़ सकती है? अगर ये प्रश्न मेरी तरफ है तो मैं इसको साधारण बोली में ये कहूंगा, आप ठीक कह रहे हैं, जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है इन लोगों से निस्बत काफी हम लोग पीछे हैं। पर अब जिस गति से वो आय 2.5 लाख तक आई है जिसको आप कह रहे हैं, वो भी तो देखिए ना कि हम कहां थे 8 साल 10 साल पहले और आज कहां पर हैं। तो आय में जो बढ़ोतरी हुई और जिस गति से हुई है वो तो सराहने लायक है, तो उसको हमें कहना पड़ेगा, उसे हमें सराहना चाहिए। डॉक्टर चरण सिंह जी का नजरिया है, लेकिन मेरे साथ डॉक्टर सारथी आचार्य जी हैं। जब भी हम ऐसी चर्चा करते हैं कोशिश करते हैं कि चरण सिंह साहब और सारथी आचार्य जी दोनों रहे, अलग अलग नजरिया आना चाहिए। तो डॉक्टर सारथी साहब, चरण सिंह जी को सब कुछ बहुत सही दिख रहा है, सही दिशा में जा रहे हैं, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और जहां तक भी बढ़े हैं उस पर मुग्ध होना चाहिए। आप भी इसी विचार के साथ हैं या आपको कुछ खतरे दिख रहे हैं? आपकी असहमति है, आपकी आपत्ति है? देखिए, यदि जीडीपी देखा जाए तो केवल जीडीपी को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। वो केवल एक आंकड़ा है जीडीपी, जो कि सरकार या बहुत से लोग, प्रोफेसर साहब जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूं चरण सिंह जी, वो भी उसी आंकड़े को बोल रहे हैं। क्या जीडीपी पूरे देश की खुशहाली की बात करता है या फिर हमारे सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, छोटे उद्योग, एम्प्लॉयमेंट, किसी चीज पे रिफ्लेक्ट करता है? आंसर इज नहीं, वो नहीं करता है। हमें चिंता इस बात की, जैसे आपने शुरू में कहा था कि रुपया क्यों गिर रहा है। देखिए, हमारा आयात जो है बढ़ता ही चला जा रहा है, वो चीन से भी इतना ज्यादा मैक्सिमम इस साल हुआ है। तो जबकि हम कहते हैं कि मेक इन इंडिया होना चाहिए और हमें चीन का सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, पतंग भी और गणेश लक्ष्मी भी अभी भी चीन से आ रहे हैं दिवाली मनाने के लिए। नाउ रियलिटी इज, हमारे यहाँ मैंने इस पे काफी शोध कार्य थोड़ा सा किया था। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं बना सकते, लेकिन हमारी अभी भी 60%
कई दवाइयों में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में चीन पे डिपेंडेंस है, और चीन पे डिपेंडेंस हमारी और इस पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी है। क्यों है? पर मैंने इसमें बात करी थी, वो कहते हैं कि हमारे पास क्षमता तो है लेकिन कॉस्ट एडवांटेज नहीं है। कॉस्ट एडवांटेज इसलिए नहीं है बिकॉज हमारे यहाँ यूनिट प्रोडक्टिविटी नहीं है। हमारा वर्कर जो है ऑन एन एवरेज उसकी सैलरी कम है, लेकिन अगर वेज को और सैलरी को कंपेयर किया जाए तो प्रोडक्टिविटी कम है। ये तो हर इंडस्ट्रियलिस्ट मानने को तैयार है, इसलिए लोग बात कर रहे हैं कि 90 घंटे काम करो और 80 घंटे काम करो, 70 घंटे काम करो। क्यों कह रहे हैं ये लोग? तो ये लोग टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कि इंडस्ट्री के जाने माने लीडर्स हैं। और जब ये लोग कहते हैं, ये अरे गहरे आदमी नहीं कह रहे, क्योंकि इनको प्रोडक्टिविटी की चिंता है कि भाई हम प्रोडक्टिविटी जो उत्पादकता है उसको कम नहीं करना चाहते, और इस वक्त कम है। और इसका कारण भी हमारे पास है। हमारे पास लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है। हमारे पास हर चीज के लिए हर आदमी जो है कोर्ट पहुंच जाता है। गवर्नेंस की मेजर प्रॉब्लम है, स्किल्स की मेजर प्रॉब्लम है, यहां तक कि हमारे आप ऑन एन एवरेज देखिए हमारे ब्रिज बनते हैं वो टूट जाते हैं, चीन में ब्रिज बनते हैं वो नहीं टूटते। हमारी यहाँ बिल्डिंगें बनती है, तो बिहार की हालत देखिए 6 फुट गिर गए लास्ट 2-3 महीनों में। बॉम्बे में एक लिंक बना था जो कि बॉम्बे को उससे मुंबई को अलीबाग से जोड़ता है, जो बड़ी शान शौकत से बनाया गया था। उसमें भी क्रैक्स आने लगे, 1 साल हुआ है सिर्फ। तो प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी की हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है, जब तक कि उसकी वो समस्या सॉल्व नहीं होगी, खाली जीडीपी नंबर दिखाने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। बिकॉज जीडीपी नंबर जो है वो केवल पॉपुलेशन बढ़ती चली जाए और हर आदमी केवल 500 और 600 रुपए कमाए, फिर भी जीडीपी आपकी बढ़ेगी। दैट इज हाउ द कैलकुलेशन इज डन। सो इसमें मैं कुछ सहमत हूं प्रोफेसर साहब से, प्रोफेसर चंद्र सिंह जी से, लेकिन पूरी तरह इसमें सहमत नहीं हूं। पर आप तो मुझे ये बताएं डॉक्टर सारथी आचार्य जी, ये बाजार जो गिर रहा है ये हमारी नीतियों के चलते गिर रहा है। हमने सपने ज्यादा बड़े दिखा दिए थे, जिन कंपनियों की हैसियत नहीं थी 10,000 की, वो 10 लाख की कंपनियों के रूप में हमने आपको प्रस्तुत करके उसका करेक्शन जा रहा है, या कुछ और देख पा रहे हैं आप? क्यों विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से अपना पैसा खींच रहे हैं? इस पर आपकी कोई दृष्टि? हाँ, इसमें 2-3 चीजें हैं। ये कहना कि इस कारण की वजह से हो रहा है या उस कारण की वजह से हो रहा है, ये एक पार्शियल व्यू है। रियलिटी इज, जो आपने भी खूब बोला है, कि थोड़ा सा इन्फ्लेटेड फिगर्स इंडस्ट्रीज ने दिए हैं, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इसके साथ ये भी है कि जो हम कहते हैं कि साहब हम यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे, वो 1 साल में प्रोडक्शन करना शुरू करेगी, उसे 5 साल लग जाते हैं। तो बाहर का जो निवेशक है उसे लगता है ये तो प्रोडक्टिविटी, मतलब हमें प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है, हम क्यों टिके रहे हैं यहाँ पे। इस प्रकार की भी सिचुएशन है, जो कि आपको दिखाई देता है कि आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो केवल 2-3-4-5% से बढ़ रहा है, वो 7-6% से नहीं बढ़ रहा है। तो इंडस्ट्री का शेयर जो है वो 15-16% से लास्ट 10 साल में भी नहीं, कि 20 साल में भी नहीं बढ़ा है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम हमारे साथ एक तो ये है। दूसरा ये है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी इस प्रकार की चल रही है कि अलग अलग देश डिफरेंट काइंड्स ऑफ नीतियां दे इंप्लीमेंट दोस पॉलिसीज इन सच अ वे कि वो कहीं से पैसा खींच लें। और हमारी जो इंटरनेशनल फंड्स हैं वो बड़े चुलबुले होते हैं, वो हाँ एकदम पैसा मिलता है पहुंच जाते हो, उन्हें चीन में लगेगा लगा लेंगे, वहां से निकाल के एकदम वियतनाम में डाल लेंगे। तो जब तक कि हमारे यहाँ ठोस कंटिन्यूअस प्रॉफिट नहीं आएगा, वो आपके यहाँ स्थिर नहीं रहेंगे। तो ये सारथी आचार्य जी का नजरिया है। अब समय आ गया थोड़ा राजनीतिक रूप से बातों को समझने का। हमारे साथ टी.एस. सिंहदेव साहब भी जुड़ गए। स्वागत है सिंहदेव साहब आपका। लेकिन सवाल अभी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी से है। इतने सपने दिखाए कि क्या बताएं, पर अभी जो हालात नजर आए उसके विषय में भी क्या बताएं। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, कुछ परेशान हैं आप इन आंकड़ों को लेकर, इन हालात को लेकर? देखिए, मैं कहीं इन आंकड़ों और हालात से, जो हालात या आंकड़े कहीं देश को प्रभावित करते हैं, मुझे भी प्रभावित करते हैं, आपको भी प्रभावित करते हैं। अगर उनमें कोई परेशानी देने वाली बात है तो आपको, मुझको, सबको सामूहिक रूप से ही परेशान होना पड़ेगा। परंतु मैं ये कहने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं
कि हमने जो सपने दिखाए, भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं, विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमने कोई इन्फ्लेटेड सपने नहीं दिखाए साहब। हमने जो जो सपने दिखाए, कमोबेश हम उन सपनों को समयबद्ध तरीके से साकार करने के लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। अगर जब हम सरकार में आए थे, प्रोफेसर चरण सिंह जी ने कहा कि हम कहां से चले कहां आ गए, ये तो आपको देखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए पहली बार प्रधानमंत्री होने के बाद, तो भारत की अर्थव्यवस्था वो विश्व की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। हम जब सत्ता में आए थे संभवतः 11वें नंबर पर थे। आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगले 3 वर्ष में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। तमाम चिंता में डालने वाले आंकड़ों और इंडिकेशंस के बावजूद सब इस बात को सहजता से स्वीकार कर रहे हैं कि भारत की जो लार्जर ग्रोथ स्टोरी है वो, उस पर कहीं कोई असर आने वाला नहीं है। दुनिया संकट में आई, हम भी संकट में आए। कोविड का महाप्रहार संसार पर हुआ, अर्थव्यवस्था पर भी हुआ। स्वाभाविक रूप से सब कुछ बंद था। जब सब कुछ ठहर रहा था, जम रहा था, बिखर रहा था, दुनिया में बड़ी बड़ी जो अपने आप को महाकाय अर्थव्यवस्थाएं कहती हैं, उन सबका जो ताना बाना है वो बिखर रहा था। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, उस समय भी भारत ठीक ठाक गति से बढ़ रहा था। बीते वर्ष भी हम 7% की गति से बढ़े हैं। और सारी दुनिया की जो अलग अलग अंदाज में आकलन करने वाली एजेंसीज हैं वो मानती हैं कि भारत। देखिए वीरेंद्र सिंह चौहान जी, थोड़ा आप में, चरण सिंह जी में और सारथी आचार्य जी की स्थिति में अंतर है। वह दोनों अर्थशास्त्री हैं और आप राजनेता हैं जिनसे जननेता होने की भी उम्मीद है। आप जो दलीलें दे रहे हैं उसके साथ में आपने कहा कहां से चले थे कहां पर पहुंच गए। इस देश में एक से एक विद्वान हुए हैं। उनमें से एक विद्वान हुए, उनका नाम था चार्वाक। उन्होंने भी एक दृष्टि दी थी और उन्होंने दृष्टि ये दी थी, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, मस्ती में जियो और कर्ज लेकर घी पियो। अगर देश के वर्तमान हालात पर दृष्टि डालते हैं, कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, तो कुल मिलाकर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन पे पहुंच गए। 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए देकर महिलाओं के खाते में सत्ता सुनिश्चित करने की दौड़ में लग गए और कुल मिलाकर 2014 में 55 लाख करोड़ के कर्जे से दबे हुए देश को 155 लाख करोड़ के कर्जे में दबे हुए देश में तब्दील कर गए। और चाहे वो भाजपा शासित सरकारें हों और चाहे गैर भाजपा शासित सरकारें हों, कुल मिलाकर अपने दैनंदिन खर्चे के लिए भी निरंतर कर्ज लेने के लिए बाध्य हो चुकी हैं। इस दृष्टि को हम लगातार देख रहे हैं। सवाल आपसे इस बात को लेकर है कि क्या 1% लोगों की संपन्नता के बढ़ते आंकड़े पर सरकार मुग्ध होगी, या इस देश की बहुसंख्यक जनता महज 5 किलो राशन और 1000, 1500, 2000 रुपए की वो इमदाद जिसके माध्यम से कोई क्रांति की आग न जल उठे, इस व्यवस्था के साथ में प्रसन्न हो जाएगी। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, आपसे इस पर टिप्पणी अपेक्षित है। जी, मुझे उत्तर पूरा करने दीजिएगा। पहले मैं जो बात कह रहा था उसे एक वाक्य में पूरा करूंगा। हम तमाम चिंता में डालने वाले आंकड़े जो दिखते हैं सतही तौर पर कि डॉलर की तुलना में रुपया कमजोर हो रहा है, और भी बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हो सकते हैं जो परेशानी में डालने वाले लगते हैं और वास्तविक भी हो सकते हैं कभी कभार वो। उसके बावजूद भारत एक सतत बढ़ने वाली, सबसे अधिक गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बहुत जल्द हो जाएगी। इस बात को लेकर किसी भी विशेषज्ञ ने, किसी भी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने आज तक सवाल खड़े
किए नहीं हैं। मेरा यह कहना है, पहले मैं आज के मूल प्रश्न पर एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं। इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठे हैं यहां, मैं उस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन जो मुझे एक साधारण हिंदुस्तानी के नाते, साधारण भारतीय के नाते समझ में आता है वो ये है कि जिस कारण आज आप चर्चा कर रहे हैं कि हमारा सेंसेक्स जो है वो लुढ़कता हुआ दिखाई देता है, रुपए की स्थिति कुछ कमजोर होती हुई दिखाई देती है, उसके तात्कालिक कारणों को समझना चाहिए। उसके कुछ तात्कालिक कारण हैं, वो दीर्घ काल में नहीं रहेंगे, मैं श्योर हूं। उनमें से एक कारण है अमेरिका। जैसे एक विशेषज्ञ ने, शायद डॉक्टर चरण सिंह जी ने कहा कि भाई, और आपने वित्त मंत्री महोदय का भी जो एक बाइट सुनवाया था उसमें भी वो बात थी कि हम कमजोर हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, केवल एक दुनिया भर की दूसरी करेंसीज भी कमजोर हो रही हैं। दूसरी बात, हम कमजोर हो रहे हैं, यानी रुपया अगर आपको कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसके पीछे एक तात्कालिक कारण है कि डॉलर मजबूत हो रहा है, और डॉलर मजबूत हो रहा है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था वो निवेशकों को खींच रही है। उनमें से चुलबुली शब्द बहुत अच्छा प्रयोग किया था शायद डॉक्टर सारथी आचार्य ने, कि वो जो चुलबुला धन है, चुलबुला निवेश है, वो निश्चित तौर पर चुलबुला है। इन दिनों अमेरिका, उसको थोड़ा सांस आ रहा है, अमेरिका में नया नेतृत्व आ रहा है, उसकी नीतियों को लेकर के कुछ कयास लगाए जा रहे हैं। उनके कारण से कुछ लोग भारत से अपना धन लेकर के, या चुलबुला धन, वो चुलबुला निवेश, वो दाएं बाएं हो सकता है, हो रहा है। मेरी निजी राय, मेरी जो साधारण लेमैन वाली समझ है वो ये कहती है, ट्रंप को कमान संभालने दीजिए, चीजों को कुछ सेटल होगा। जैसे ही अमेरिका में सारी दुनिया की जो इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी में भी कुछ चीजें आपको ठहरती नजर आएंगी, सेटल होती नजर आएंगी। जो अभी हमें वोलेटाइल कुछ चीजें दिखाई देती हैं, वो वैसी नहीं रहेंगी। मैं निजी तौर पर, मेरा दल, हम इस बात को लेकर आशावान हैं कि भारत की ताकत पर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हम आत्मनिर्भर भारत की लगातार बात कर रहे हैं। भारत की ताकत पर आगे बढ़े, इसके लिए हमारी नीतियां, हमारे कार्यक्रम उस दिशा में ओरिएंटेड हैं। इकोनॉमी में, जैसे मैंने कहा, तात्कालिक जो उतार चढ़ाव है, लेकिन नतीजे के संदर्भ में आंकड़े उसकी गवाही नहीं दे रहे हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान जी ने कोई टिप्पणी नहीं की 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन के लिए बाध्य होने के संदर्भ में। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, आप एक शब्द नहीं बोले बढ़ती हुई आर्थिक असमानता के संदर्भ में। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, आपने कोई टिप्पणी करना जरूरी नहीं समझा राज्य सरकारों के द्वारा निरंतर उठाए जा रहे कर्जे के संदर्भ में, और आपने एक टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए सत्ता में बने रहने के लिए खैरात बांटने के संदर्भ में जो अभियान चल निकला है 1000, 1500 और 2000 का हर पार्टी के द्वारा, इसके संदर्भ में कुछ कहेंगे? मैं उत्तर दे रहा हूं, उसी पे आ रहा था। मैं ये कह रहा हूं स्पष्ट रूप से कि इसमें कोई संदेह नहीं, सारे विशेषज्ञ भी कहेंगे, मैं उनके सुर में सुर मिलाता हूं कि अभी हमारी जो तरक्की है उसमें निश्चित तौर पर अमीर अपेक्षाकृत अधिक अमीर होता हुआ दिखाई देता है। जो गरीब है वो उसकी प्रगति उस तरह से नहीं हो रही। लेकिन साहब, हमने भारत की गरीबी के उन्मूलन को लेकर भी नई स्थितियां पैदा की हैं भारत में। हम बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप उस राशन को जो गरीबों को दिया जा रहा है या जरूरतमंदों को दिया जा रहा है, केवल उसको पैमाना न माने, और ढेर सारे ऐसे पैमाने हैं जिन पर उन पैमानों के साथ में जब डॉक्टर चरण सिंह नीतियों को और वर्तमान हालात को लेकर क्या नजरिया रखता है, जानने में हमारी दिलचस्पी है। टी.एस. सिंघदेव साहब हमारे साथ में हैं। सिंघदेव साहब, आपकी टिप्पणी गिरते बाजार को लेकर, गिरते रुपये को लेकर और देश के वर्तमान आर्थिक हालात को लेकर क्या कहते हैं? सतर्क रहने की आवश्यकता है, चिंता भी करने की आवश्यकता है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स देश से धन क्यों निकाल रहे हैं? उनके पैसे निकालने के कारण जो सेंसेक्स गिरा है, ऐसा आकलन करने वालों का एक प्रमुख कारण उनका कहना है कि एक कारण ये भी हो सकता है। तो वो क्यों निकाल रहे हैं? क्या दूसरी जगह निवेश करना बेहतर हो गया है भारत की तुलना में? क्या हमारे
आंतरिक स्थिति में क्या हमारे संभावनाएं आने वाले समय में लोग देख रहे हैं कि शांति की स्थिति कैसी रहेगी, देश में हालात कैसे रहेंगे, उनको भांपते हुए वो पैसे निकाल रहे हैं। आखिर पैसे वो क्यों निकाल रहे हैं जिस कारण से सेंसेक्स गिर रहा है। और सेंसेक्स में या शेयर में मैं स्वयं बिल्कुल निवेश नहीं करता, शुरू से ही कुछ परहेज सा रहा और देखता रहा कि 2000, 3000, 4000 जब सेंसेक्स था तो लोग कहते थे 10,000 पार करेगा कि नहीं, फिर ये था 10,000 पार करेगा, अब तो 80,000 पार कर गया, अब 80,000 से नीचे आ रहा है। ये मार्केट की जो स्थितियां हैं, फिर जैसा पूर्व वक्ता कह रहे थे, मैं तो बिल्कुल विशेषज्ञ इसमें विशेषज्ञता नहीं रखता, एक दर्शक के रूप में देखता हूं इसको। और इतना मार्केट कैसे बढ़ सकता है 2-3 हजार से 80,000, मैं सही माने में समझ नहीं पाता। और बार बार ये बात आती है कि सेंसेक्स जिस रफ्तार से चढ़ रहा है, एक करेक्शन आएगा और करेक्शन आएगा तो शेयर प्राइसेस गिरेंगे और काफी नुकसान हो सकता है। अभी जो आंका जा रहा था, कोई 30 लाख करोड़ का नुकसान, कोई 50 लाख करोड़ का नुकसान कह रहे हैं, 30-40 करोड़ निवेशक भारत में हो गए हैं। तो ये बड़ी चिंता का विषय है कि मार्केट ओवर प्राइस है क्या, ये सेबी को देखने की आवश्यकता है। कहीं ओवर इन्फ्लेटेड शेयर्स विद्यमान है क्या, ये सेबी को देखने की आवश्यकता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्यों पैसे निकाल रहे हैं, ये सरकार को देखने की आवश्यकता है कि माहौल अनुकूल देश में है नहीं है। मुझे लगता है कि शेयर बाजार के संबंध में, ये तो शेयर बाजार का हो गया सिद्धेश साहब। आम आदमी की तरक्की उस अनुरूप आप महसूस कर रहे हैं जैसी देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के दावे किए जाते हैं। हम अगले 2-3 साल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे दुनिया की, 5वीं हो चुके हैं दुनिया की। क्या इसके साथ आप जिनके बीच में काम करते हैं उनके हालात भी उतने सुधरे हुए, उतने बेहतर आपको दिखाई देते हैं? नहीं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और सच्चाई यही है कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था तो वर्ल्ड बैंक में 3-4 साल पहले ही भारत को आंक लिया था, और अभी अन्य मापदंड हैं, उसमें तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम हो जाएंगे हमारी आबादी की तुलना में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और पैमाना क्या होना चाहिए, बड़ी अर्थव्यवस्था या एनुअल एवरेज इनकम, प्रति व्यक्ति नागरिक की हमारी आमदनी क्या है, उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो वो अभी आकलन करने वाले बताते हैं कि 2500 से 2800 डॉलर प्रति व्यक्ति की हमारी औसत आमदनी है, और ये अमेरिका से 10 गुनी कम या उससे ज्यादा भी कम होगी। मेरे ख्याल से अमेरिका की औसत आमदनी 30 या 40 के आसपास होगी। हम अभी 2500 या 2800 डॉलर प्रति व्यक्ति के आधार पे हैं। तकरीबन 70,000 के करीब है अमेरिका की। 70-40 हो सकता है कि लेटेस्ट आंकड़ा 70 का पहुंचा हो। और उसमें तुलना में अगर हम देखें तो ग्रीनलैंड 57,000 की आबादी का एक भारत का 2/3 भौगोलिक क्षेत्र है, बहुत कम आबादी वहां रहती है, डेनमार्क के अधीन है। कहते हैं अमेरिका से 20 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वहां की है। तो आधार जो हमारा होना चाहिए वो अर्थव्यवस्था का आकार कितना है ये जरूर देखें, लेकिन इसके साथ प्रति व्यक्ति आमदनी कितनी है, आय कितनी है, वो आधार बनेगा कि वास्तविक तौर पे खुशहाली कितनी है। वरना जो बात हो रही है कि ये देश के आकार को, आर्थिक आकार को कौन सा हिस्सा बढ़ा रहा है, ऊपर का 1%, 10% या निचला 50%। तो यहां है जो सरकार की नीति आती है, उसके कार्य क्षेत्र में ये बात आती है कि नीतियां ऐसी बने कि देश के धन को, देश के आकार को, आर्थिक आकार को हम जब बढ़ते हुए देखते हैं तो उसकी हिस्सेदारी किसकी कितनी है, तो उसकी कितनी है, इस आधार पर देखना चाहिए। मैं वापस डॉक्टर चरण सिंह आपके पास आना चाहता हूं। आप इस बात की बड़ी पुरजोर हिमायत कर रहे हैं, रुपया डॉलर के मुकाबले गिर रहा है, इसे और गिरना चाहिए, जितना है उससे भी नीचे जाना चाहिए। मैं थोड़ा अचरज में हूं आपकी इस दलील के साथ में, और समझना चाहता हूं इतिहास के पन्ने पलट के। मैंने जानना चाहा कि डॉलर और रुपये का
परस्पर विनिमय का इतिहास क्या है, तो बड़ा रोचक आंकड़ा दिखा। जब गुलामी के दौर में हम गुजर रहे थे, उस समय 1 रुपये में $13 2017 में था, तकरीबन 100 साल पहले। जब देश आजाद हुआ तो उस समय पे 1 रुपये और $1 की कीमत लगभग बराबर थी। और भाजपा ने यह बताया कि कांग्रेस की रीति और नीति ने देश को बर्बाद किया। तो जब कांग्रेस से यूपीए सरकार ने भाजपा के पास सीधे तौर पर सत्ता आई, तो $1 के मुकाबले रुपये की कीमत, विनिमय की जो दर थी वो 60 रुपये थी, और आज 86 रुपये हो गई है। जानना यह चाहता हूं आपसे कि क्या 10 साल पहले सत्ता का जो बदलाव हुआ तो उसके साथ नीति में बदलाव हुआ, या उसी नीति पे आगे बढ़े? डॉलर कांग्रेस की नीति में भी रुपये के मुकाबले मजबूत हो रहा था, और भाजपा शासन काल में भी डॉलर उतना ही मजबूत हो गया। थोड़ा इस विषमता के संदर्भ में आपसे रोशनी मिले। देखिए, 2 बात मैं शुरू में कह दूं। जो प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की है वो $82,000 है जी, $82,000, और वो बड़ी अच्छी गति से आगे बढ़ रही है। अगर 2% से वो आगे बढ़ते रहे, और हमारी है $2,500 प्रति व्यक्ति आय, और हम 10% से भी आगे बढ़ते रहे तो हमारा गैप बढ़ता जाए। और हम लोग, आप जानते ही हैं कि 6% से बढ़ रहे हैं। इसलिए जब प्रति व्यक्ति आय की बात आती है तो छाती ठोकना बिल्कुल ठीक नहीं है। हम बहुत पीछे हैं और हमें यह समझना है। और चीन की जो प्रति व्यक्ति आय है वो करीब $15,000 है, यूके की, इंग्लैंड की करीब $42,000 है। इसलिए हम बहुत पीछे हैं प्रति व्यक्ति आय में। इसलिए हमें विनम्रता से आगे बढ़ना है, और हमें ये मानना है कि हम बहुत पीछे हैं प्रति व्यक्ति। और दुनिया में जब खरीदा खरादी की जाती है वो प्रति व्यक्ति आय देखा जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, अर्थशास्त्रियों को नकारिए नहीं। अर्थशास्त्रियों ने भी अपनी जिंदगी, जीवन, श्रम पढ़ने और लिखने में लगाया है। ये कह के उनको कमरे से बाहर मत निकालिए, तो अर्थशास्त्री बेचारे किसी काम के नहीं, उनका भी उपयोग करिए। जहां तक बात आई पूरी जीडीपी की, मैं आपसे सहमत हूं। जीडीपी हर चीज नहीं नापता है और हर चीज के लिए सोल्यूशन नहीं है, पर जीडीपी के अलावा भी कोई अभी तक अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने या किसी और ने कोई अच्छी नीति नहीं निकाली है। उन्होंने हैप्पीनेस इंडिकेटर निकाल रखे हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स निकाल रखे हैं। दोनों में भी खामियां हैं और बड़ी बड़ी खामियां हैं। इसलिए अर्थशास्त्री आजकल जीडीपी का भी यूज करते हैं, बाकी दो को भी यूज कर लेते हैं, पर उन सब में से जीडीपी ही अहमियत रखती है। पर मेरा जो सवाल था चरण सिंह साहब, थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। कर्ज किस लिए लिया जा रहा है? पुल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, रेल लाइन बिछाने के लिए, नया उद्योग लगाने के लिए। पर अब तो कर्ज किस लिए लिया जा रहा है? ₹1,000 महीना देने के लिए, अनाज बांटने के लिए, नई गाड़ियां खरीदने के लिए। तो आपसे जानना ये चाहता हूं, ये दिशा कितनी ठीक है? बताओ अर्थशास्त्री, आपके अनुसार सरकारें अपने नियमित खर्चों के लिए भी, वेतन भत्तों के भुगतान के संदर्भ में भी कर्ज लेने के लिए बाध्य हैं, और कर्ज पर जो ब्याज है उस ब्याज को चुकाने के लिए भी कर्ज लेने के लिए अब प्रयास करने लगी है। निजी जिंदगी में मैं ये देखता हूं कि जो भी व्यक्ति ब्याज पर पैसा उठाया होता है, उस ब्याज का ब्याज मूल का ब्याज चुकाने के लिए भी जब कर्ज लेने लगता है, तो उसके साथ उसकी बर्बादी की कहानी शुरू हो जाती है। क्या आप इस भारत के संदर्भ में राज्य सरकारों के स्तर पर जो होड़ मची है, सत्ता में आने के लिए या सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी बांट देने की, कुछ भी ऐलान कर देने की, वो आपको चिंता में नहीं डालती? क्या वो बतौर अर्थशास्त्री आपको निश्चिंता से सोने दे रही है, या उम्र के इस मुकाम पर पहुंचकर अब आप बेचैन होने लगे हैं कि जा कहां रहे?
नहीं, ये बहुत चिंताजनक बात है और मैं इस पे काफी देर लिख भी चुका हूं। और सबसे पहले जो फ्रीबीज जो आप कहने का प्रयत्न कर रहे हैं वो तमिलनाडु से शुरू हुआ था। उसमें ना कांग्रेस ना भाजपा दोनों का कोई उस टाइम पे योगदान नहीं था। उसके बाद क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म है, वोट लेना है, अगर एक पार्टी कह रही है कि मैं 1,000 रुपया हर महिला को दूंगा इस प्रदेश में, दूसरी कहेगी मैं 1,200 दूंगा, अगर दूसरे प्रदेश में जाके वो कहेगा मैं 2,000 दूंगा, दूसरी पार्टी कहेगी मैं 2,100 दूंगा। ये फ्रीबीज और रेवड़ियों का जो कल्चर है, ये तो एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं कहता हूं गलत है। आप अपनी चादर देखकर पैर पसारिए, नहीं तो ये बहुत मुश्किल में आ जाएगी सिचुएशन। जहां तक डेफिसिट का सवाल है जो आप इशारा कर रहे हैं कि आप ऋण लेते हैं और उसके ऊपर फिर सूद देते हैं, तो वो 1980 से हम लोग डेफिसिट में चल रहे हैं, 1980 से जी। और कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है जो इसमें साफ है। सब और हर प्रदेश में अलग अलग भांति की पार्टियां हैं। हर पार्टी इस चीज में यूं कह लीजिए गलत है। ये जो रेवड़ियां हैं, जो फ्रीबीज हैं। तो चरण सिंह जी साहब, अब इस पे मेरा मूल सवाल आता है, जब आप जैसा अर्थशास्त्री इस सवाल के उत्तर में ये कहने के लिए मजबूर हो गया कि हर पार्टी गलत है, तो देश ठीक रास्ते पर कैसे है, ये मेरा सवाल है आपसे। देखिए, ये मैं आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, उसका एक सीधा सा जवाब देता हूं। कोविड हो रहा था दुनिया भर में, सिर्फ देश में नहीं, दुनिया भर में लोग कह रहे थे कि ये हिंदुस्तान देखिए कैसा गरीब है, यहां लाशें सड़क पे आ जाएंगी, इनके पास पैसा नहीं है। उस स्थिति में भी इस सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। उसके लिए दम चाहिए। नहीं तो कह सकते थे हम सब्सिडियां देंगे, हम लोगों को फ्री इलाज कर देंगे, 10 किलो की जगह 15 किलो अनाज दे देंगे सबको चुप कराने के लिए, जो आपने कहा कि कहीं आंदोलन ना हो जाए इसलिए सबके मुंह में इन्होंने एक टॉफी डाल रखी है। उन्होंने ये नहीं किया है। उन्होंने उस टाइम पे 3 प्रकार की पॉलिसियां निकाली। पहली निकाली कि आज इतना ही आपकी पाचन शक्ति में चाहिए, उतना हम दे रहे हैं। आज से 2 साल जब आपकी पाचन शक्ति बढ़िया हो जाएगी और देंगे, और 5 साल के लिए और फिर बढ़ाएंगे। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर उस मुसीबत के दौरान किया है, उसी का नतीजा ये है कि आज हम दुनिया की सबसे तेज गति वाली अर्थव्यवस्था है। जिस चीज पे उन्होंने ठीक कदम उठाया उस पे उनको दाद देनी चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर उस स्थिति में किसी देश ने नहीं इतना बढ़ाया जो हमारे देश ने बढ़ाया। तो जो नीति है वो बहुत अच्छी नीति रही और आज तक दिख रही है। और उसी नीति, हमारी अच्छी नीति और दुनिया की बुरी नीति, जिन्होंने उस टाइम पे पैसे उछाले, उस कारण उनकी इन्फ्लेशन बढ़ी, उनके फिस्कल सिचुएशन बिगड़ी। ये चरण सिंह जी का नजरिया मुझे जाना है सारथी साहब के पास, लेकिन कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे हैं प्रोफेसर साहब। जी वीरेंद्र जी। आज प्रोफेसर चरण सिंह की बात को आगे बढ़ाना मैं चाहता हूं। आपने जो श्लोक बोला था, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत, वो सच है, भारत में ये दर्शन भी रहा है, परंतु वर्तमान सरकार के बारे में ये बात या ये श्लोक बिल्कुल भी लागू नहीं है। ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत पर हम नहीं हैं, कर्जा लेकर घी पीने वाले हम लोग नहीं हैं। हम अगर कर्ज ले रहे हैं तो हम कर्ज ले रहे हैं डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व वृद्धि के लिए। सही कहा डॉक्टर साहब ने कि कैपिटल एक्सपेंडिचर संकट के समय में भी हमने दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ाया और पिछले वर्ष का आंकड़ा ये 11.1% से ज्यादा बढ़ाने का है। तो जब आप कहते हैं आपको दिखाई दे रहा है वो जरूरतमंद लोगों को देश के अन्न भंडारों में से सस्ता अनाज दिया जाना, मुफ्त अनाज दिया जाना, उसका जिक्र करके आप ये कहें कि सारा देश गरीब हो गया, लेकिन उस भारतवासी के बारे में भी विचार करिए, उसका खिलखिलाता हुआ चेहरा देखिए, जो अब पहले से कई गुना बेहतर सड़कों पर चल पा रहा है। उस गांव की कल्पना भी कीजिए। मैं हरियाणा के ग्रामीण अंचल में बैठा हूं, असंत से बात कर रहा हूं, जहां के गांव की सड़कें, गलियां, जोहड़ वो बेहतर हुए हैं, स्कूल अच्छे हुए हैं। और उस भारतीय का चेहरा भी देखिए जिसे इस सरकार के आने से पहले अपने उपचार के लिए सच में संकट का सामना करना पड़ता था। वो आयुष्मान भारत जैसी अद्भुत योजना के कारण
बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कर रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी हैं, स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा है, शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा है, तो सरकार का दृष्टिकोण वो सही है। और एक डॉक्टर साहब सचमुच इस बात को आप मानिए, आपने शायद ये पूछा भी था, उत्तर भी मिला है, मैं दोहराना चाहता हूं। भारत की वर्तमान सरकार की किसी तात्कालिक नीति के कारण सेंसेक्स नहीं ढह रहा है या रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, वो एक वैश्विक परिदृश्य है, उसमें भी हम बेहतर स्थिति में खड़े हैं। चौहान साहब, थोड़ा लोगों के बीच जाइए और जानिए। सारथी साहब मेरे साथ में हैं, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठता हूं, वो अपनी कंपनियों के वैल्यूएशन से खुद ही अचंभित हैं। सारथी साहब बोले मेरी कंपनी की कीमत 8,000 करोड़ 10,000 करोड़ है, क्या इसमें जिसके कारण से ये 8,000 करोड़ और 10,000 करोड़ है, और इन्वेस्टर इसमें 3%, 5%, 10% देने के लिए इतना पैसा दे रहा है? किस खेल में फंस गए हैं सारथी साहब? नहीं, देखिए, ये जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स है और जो रियल इकोनॉमिक्स है, उसमें एक काफी अंतर है। फाइनेंस में आप खेलिए, उछालिए, शॉर्ट टर्म में आप ये सारी चीजें जो आप कह रहे हो ये नजर आएंगी, लेकिन अल्टीमेटली असलियत नजर आएगी कि आपकी उत्पादकता नहीं बढ़ी है। भारत में यदि देखिए, ये सब लोग कंपेयर कर रहे हैं 2014 और 2024 में, क्या हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट में कोई इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं? वो 1% से ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा है, जब बाकी कंट्रियों में 5-6% हुआ है। हमारा एक भी, हम कहते हैं हमारे 150-200 बिलियन डॉलर की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, एक भी प्रोडक्ट हमारा ऐसा नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, जैसे ओरेकल का है या माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स है। एक भी हमारा प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट है। तो हमारी फंडामेंटल प्रॉब्लम जो है वो लो प्रोडक्टिविटी, लो R&D, लो स्किल्स की, इसमें जो है सरकार ने कोई खास ध्यान दिया नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जरूर उन्होंने, और सारथी साहब मेरे लिए आपसे जो टिप्पणी चाहिए वो आर्थिक विषमता के संदर्भ में चाहिए। इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं, देशों में अशांति तभी निर्मित होती है जब एक वर्ग बहुत ज्यादा समृद्ध हो जाता है और बाकी वर्ग दारिद्र्यपूर्ण स्थितियों में जीने के लिए मजबूर हो जाता है। मेरा सवाल आपसे इसी बात को लेकर है। आंकड़े बता रहे हैं कि जीडीपी की जो भी ग्रोथ के रूप में दिख रहा है, प्रति व्यक्ति आय के रूप में जो दिखाई दे रहा है, वो आंकड़ा इसलिए है कि जो 1% देश का अमीर है उसकी संपत्ति में गजब का इजाफा हो रहा है, और उसके मुकाबले जो इस देश का आम आदमी है वो 5 किलो महीने के राशन और 1,000 और 1,500 रुपए की इमदाद के भरोसे जीवन जीने के लिए या तो मजबूर हो रहा है या सस्ती दारू के साथ मस्त हो रहा है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सच है कि इनइक्वालिटी जिसको कहते हैं कि गरीब जो है उसकी, मैं ये नहीं कहूंगा कि गरीब ज्यादा गरीब हो रहा है, ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो रहा है। 4,000 करोड़ की एक शादी, मतलब शर्म आती है हम लोगों को ये कहते हुए कि ये इस प्रकार की भी स्थिति हमारे यहाँ है। पर एट द सेम टाइम यदि आप देखेंगे साउथ बॉम्बे के जो फ्लैट्स हैं 100, 200, 500 करोड़ के बिकते हैं, जबकि लोगों के पास, मतलब आपने खुद नहीं कहा है कि मतलब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो खाने की सामग्री दी जाती है। तो इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, और इनइक्वालिटी के बारे में कुछ, इनइक्वालिटी जब भी हट सकती है जबकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े। और अभी तो मैं इसमें एक और बिंदु पे जाता हूं आपके साथ। एक योजना यूपीए सरकार लाई थी मनरेगा के रूप में, जिसमें कहा गया था कि आपको न्यूनतम 100 दिन काम की गारंटी मिलेगी। सारथी साहब, और एक योजना है वर्तमान सरकार के द्वारा जिसमें 80 करोड़ लोगों के लिए सुनिश्चित किया गया है कि अगले 4 साल भी उनको 5 किलो राशन मुफ्त मिलेगा। बतौर अर्थशास्त्री आपसे जानना चाहता हूं कि मेहनत के एवज में एक निश्चित मजदूरी आपको मिले, ये देश की सेहत के लिहाज से और देशवासियों की सेहत के लिहाज से बेहतर रहेगा, या आप कुछ नहीं भी करेंगे तो भी, चाहे आप जिस भी आयु वर्ग के हों, जिस भी शारीरिक अवस्था के हों, तो भी आपको मुफ्त में खाने को मिलेगा? ये व्यवस्था ज्यादा प्रभावी, ज्यादा उपयोगी, ज्यादा लाभकारी होती है। थोड़ा सारथी आचार्य जी, आप इस पर रोशनी देंगे
किस पर जाना चाहिए देश को? क्योंकि मैं नरेगा में एक जमाने में जुड़ा भी था, शुरू में, जबकि इसका फॉर्मुलेशन हो रहा था। लेकिन इतना मैं कहूंगा कि नरेगा और जो खाना बांटना है, ये ए या बी नहीं है, ए एंड बी होना चाहिए। मैं आपको इसका कारण देता हूं कि एक तो यह है कि डिग्निटी ऑफ लेबर ये बहुत जरूरी है, और डिग्निटी ऑफ लेबर के लिए काम करके यदि लोग कमाते हैं और उस काम से यदि कृषि का उत्पादन बढ़ता है या किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन हर स्थिति में आप नरेगा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मैं रीजन देता हूं, नरेगा में मिनिमम वेजेस से कम वेजेस दी जाती है, ये तो गवर्नमेंट के एक्ट में भी लिखा हुआ है। लेकिन 40-45 डिग्री में दोपहर को पत्थर तोड़ने के लिए जितनी आपको कैलोरीज लगती है, वो 2,500-3,000 हजार पर पर्सन कैलोरीज लग जाती है, जो कि आपके 5 किलो चावल से पूरे कम होती है। तो लोगों की हेल्थ काफी गिर जाती है इसमें द प्रोसेस। 11 बजे काम बंद हो जाता है नरेगा का, क्योंकि उसके बाद दोपहर में क्षमता नहीं है लोगों को काम करने की, क्योंकि 45 डिग्री और 40 डिग्री में पत्थर तोड़ना पड़ता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये अच्छा है या ये अच्छा है, मैं कहूंगा कि दोनों की जरूरत है। दोनों की जरूरत है। सारथी आचार्य जी ने मध्य मार्ग लिया। मुझे आना है टी.एस. सिंहदेव जी के पास में, लेकिन विषय ऐसा है जिसमें वीरेंद्र सिंह चौहान जी की टिप्पणी ना मिले तो अन्याय हो जाएगा। वो संस्कृति के पुरोधा हैं, संस्कृति के रक्षक हैं, जिसे हम भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति की बात करते हैं। और सनातन संस्कृति में तो कर्म की सर्वोच्च प्रधानता है, पुरुषार्थ की प्रधानता है। तो पुरुषार्थ विहीन समाज को लेकर कितने गौरवान्वित हो जाते हैं आप? देखिए, मैं बहुत विनम्रता से ये कह रहा हूं कि जो डॉक्टर सारथी आचार्य ने कहा सत्य वही है। मनरेगा का विकल्प निशुल्क राशन, मुफ्त राशन न था न है। जब ये योजना लाई गई तो मनरेगा के कोई अल्टरनेटिव के रूप में इसको प्रेजेंट किया गया हुआ ऐसा नहीं है। मनरेगा अपने स्थान पर है, आज भी है। उसकी जहां जैसी आवश्यकता रहेगी वो रहेगी। मुफ्त राशन की जो आवश्यकता पड़ी, वर्तमान में जो योजना बहुत विस्तृत रूप से, विराट रूप में जो चल रही है, उसकी आवश्यकता जो जन्मी थी, पनपी थी, वो कोविड के संकट काल में आई थी। और उस संकट काल में सबको उस न्यूनतम समर्थन की, सरकार के सहाय की आवश्यकता थी, सरकार ने उसको दिया। मैं आपको रोकता हूं चौहान साहब, क्योंकि आप भारतीय संस्कृति के वाहक होने का दावा समय समय पर तमाम मंचों से करते हैं, आपकी पार्टी भी करती है। तो भारत की जो सनातन संस्कृति रही है उसमें राजे महाराजाओं की अपनी भूमिका रही है। हमारे साथ में सरोजा महाराज टी.एस. सिंहदेव साहब हैं, बड़ी गौरवशाली वंश परंपरा उनकी रही है। पुराने समय के संदर्भ में सिंहदेव साहब ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जब भी कोई आपदा ऐसी आ जाती थी तो राजा महाराजा अपना राजकोष खोल देते थे और उसके माध्यम से तमाम लोक कल्याणकारी काम ही शुरू किए जाते थे। तालाब खुदवाना, कुएं खुदवाना, नहरें खुदवाना, जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिले, उसके माध्यम से उनको या तो भोजन दिया जाता था या धन दिया जाता था। आपसे जानना चाहता हूं, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान बता रहे कोविड के कारण परिस्थिति उपजी, इसके चलते 80 करोड़ लोगों के राशन की व्यवस्था बनी। अब कोविड को खत्म हुए अरसा हो गया, पर मुफ्त राशन देश में चल रहा है। यह मुफ्त राशन की व्यवस्था लाभकारी है या लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध करा के उनकी क्षमताओं के अनुसार और मेहनत की रोटी खा सकें, यह व्यवस्था बनाया जाना देश के लिए लाभकारी है? सिंहदेव साहब। जी हिमांशु जी, वो इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, राजनीतिक रूप से हम बोलें तो कुछ लोगों की राय ऐसी आई थी कि ये मनरेगा तो बेकार योजना है, बंद करने योग्य योजना है, इत्यादि इत्यादि। और कोरोना के समय ने केवल एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि ये कितनी आवश्यक है उन लोगों के लिए जिनको रोजगार भी नहीं मिलता किन्हीं परिस्थितियों में। वो केवल कोविड तक सीमित नहीं है। अनेकों परिवार आज भी देश में ऐसे हैं जिनको वैकल्पिक काम नहीं मिलता। तो दो कानून देश में समय के साथ आए। एक मनरेगा आया, कानून के रूप में आया, पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, और दूसरा फूड सिक्योरिटी एक्ट आया जिसको पार्लियामेंट ने पास किया। पुरातन समय से जो, या राजा महाराजाओं के समय की बात आपने कही, तो जब विषम परिस्थिति आती थी तभी राजा या जो भी शासक हुआ करते थे, या तिजोरियां या जो उनके अन्न के भंडार इत्यादि थे,
वो नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया करते थे, लेकिन वो व्यवस्था का हिस्सा नहीं था। वो तात्कालिक आवश्यकता के अनुरूप उसकी पूर्ति की जाती थी, और वो परिस्थिति अगर हट गई तो नागरिकों को उसका लाभ फिर अगर उनको काम चाहिए तो नहीं मिलता था। और वही मनरेगा है कि ये कानून के रूप में उसको देश की एक सरकार ने स्थापित किया, और वो आज भी कारगर साबित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले एक ऐसा डायरेक्शन दिया था या ऐसी राय व्यक्त की थी कि कम से कम 18,000 रुपए प्रति माह आमदनी होनी चाहिए एक परिवार की। आज अगर हम देखें तो मनरेगा से छत्तीसगढ़ में अगर 270-300 उदाहरण के लिए मान लें तो 100 दिन का काम आपको साल में या महीने में आप 20 दिन का काम अगर कर भी लेते हैं, 25 दिन का काम कर भी लेते हैं तो 7,500 रुपए मिल रहे हैं। तो न्यूनतम आवश्यकता जो सुप्रीम कोर्ट ने भी मापी है उससे हम अभी भी बहुत कम है। तो न केवल डिग्निटी ऑफ लेबर ये एक आवश्यक मापदंड है कि एक परिवार को आपको सामान्य रूप से या न्यूनतम से कुछ ऊपर उठ के जीवन यापन करने की परिस्थिति बनानी है, तो आपको उनका न्यूनतम पारिश्रमिक एक ऊपर के लेवल पे लाना पड़ेगा, जो आज नहीं है। मनरेगा तो 100 दिन का कानून है। 100 दिन यानी 25 दिन अगर एक महीने में मजदूर ने काम किया तो 4 महीने काम करेगा, बाकी 8 महीने उनके पास काम उपलब्ध नहीं होता। तो और जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति उस माध्यम से होती है। और बीच में बात आ रही थी रुपए की और डॉलर की भी बात आ रही थी, जो थोड़ा बहुत मैं उससे समझ पाया। ये रुपए का भाव डॉलर की तुलना में गिरता उठता हमको क्यों दिख रहा है? मुझे जो समझ में आया और जो लोग बताते हैं कि इसका प्रमुख कारण यही है कि इंपोर्ट आपका ज्यादा है, एक्सपोर्ट आपका कम है। और डॉलर में ही अगर आप खरीद रहे हैं और डॉलर आपको मिलता है आपके एक्सपोर्ट के लिए, तो आप ज्यादा पैसा आपको देना पड़ रहा है और कम पैसा आपको डॉलर के रूप में मिलता है। और आपकी आवश्यकता है, क्रूड ऑयल की आवश्यकता है, सोने की आवश्यकता है, और चाइनीज इंपोर्ट्स आप बाहर से ला रहे हैं, सब डॉलर में दे रहे होंगे। भारतीय मात्रा कम है, लेकिन बाहर जाते हैं भ्रमण इत्यादि के लिए तो डॉलर का उपयोग कर लेते हैं, इंपोर्टेड कार्स इत्यादि इत्यादि। तो जब आपका इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से, तो ये असंतुलन बनाता है। उदाहरण के लिए बहामास जैसा एक छोटा सा देश देख लीजिए, आज भी बहामा की जो करेंसी है वो बहामा का $1 यूएस के $1 के बराबर है। उसका कारण है कि वो इंपोर्ट नहीं करते, उनको ऑयल इत्यादि भारत हमारा देश अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट कर रहा है क्रूड ऑयल को। और ये कारण बनते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंतर में कि जो रुपए का भाव जो रुपए का भाव इस तरीके से गिर रहा है। तो मैं आखिरी टिप्पणी के लिए चरण सिंह साहब, बताओ अर्थशास्त्री, आपके पास आता हूं। क्या आपको नहीं लगता है कि हमारी नीयत कितनी भी ठीक हो पर नीति में बदलाव की जरूरत है? लोगों को मेहनत की रोटी के अवसर उपलब्ध होने चाहिए, ना कि मुफ्त की रोटी के। इसके संदर्भ में चरण सिंह साहब, आप तो उस पंथ का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जिसका पुरुषार्थ के संदर्भ में पूरी दुनिया में मिसालें दी जाती हैं। क्या कहते हैं आप? इस पे जानना है मुझे। और दूसरा, सिंघे साहब ने अर्थशास्त्री ना होते हुए भी एक महत्वपूर्ण बात कही है। वो कही है कि जब तक आयात निर्यात के मुकाबले ज्यादा रहेगा, रुपया गिरता ही रहेगा। मेक इन इंडिया कीजिए, मेड इन इंडिया कीजिए, आखिरी में परिणाम ये लेके आइए कि अपना निर्यात आयात के मुकाबले ज्यादा कीजिए। दोनों विषयों पर आपकी टिप्पणी के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करना चाहेंगे। पहली बात तो ये है कि जो आप फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को जो फ्री राशन दे रहे हैं, वो इन लोगों ने शुरू नहीं किया था। जो पार्टी आज सत्ता में है, ये कांग्रेस ने किया था। और किया भी था जब ये जा रहे थे। और उसकी सबसे मूल गलती जो हुई थी वो हुई थी जो एक इंडेक्स आता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो कि गलत इंडेक्स है। पर क्योंकि उसका नाम ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, तो 2014 में पार्टी जब जा रही थी तो उन्होंने अपने अखीरले दिनों में एक एक्ट पास किया था कि हम फ्री राशन इतने करोड़ लोगों को देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जो आज की सत्ता पार्टी है, ये तो उसको सिर्फ कंटिन्यू कर रही है। तो अगर इसमें गलती है तो फिर मैं कहता हूं दोनों पार्टियों को विचार करना चाहिए था कि जब हम लोग फूड सिक्योरिटी एक्ट के नीचे 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, क्या वो वाजिब है कि नहीं है। मेरी राय में वो नीति ठीक नहीं है। और देश में अगर गरीबी रेखा से कम लोग सिर्फ
5% है या 10% है 80 करोड़ लोगों को देना। और ठीक है, आप ठीक कह भी सकते हैं कि अब दे रहे हैं तो कौन सा उससे सब लोगों का पेट भर रहा है। कम से कम फूड सिक्योरिटी हो गई है, पर इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि आजकल लोग कौन चावल दाल खाते हैं, लोग तो प्रोटीन खा रहे हैं और मीट और अंडे और फ्रूट और सब कुछ खा रहे हैं। तो वो बात ठीक है, हमें वो उससे थोड़ा पीछे हटना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कही निर्यात और आयात की, उसमें आप ठीक कह रहे हैं कि डॉलर पे प्रेशर पड़ता है अगर आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे और इंपोर्ट कर रहे हैं। पर आजकल जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की थ्योरी है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपने तेल कितना किया, बैंकिंग और इनविजिबल भी बहुत कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है, वो सर्विसेज भी बहुत एक्सपोर्ट हो रही है, इंश्योरेंस और बैंकिंग की भी हो रही है। टेक्नोलॉजी का यूपीआई, हमारे इंडिया का बना हुआ यूपीआई टेक्नोलॉजी का है, वो पूरी दुनिया में उसका लोहा माना जा रहा है। तो अगर आप एग्रीगेट देखेंगे तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है वो पहले भी कांग्रेस के टाइम पे भी 2-2.5% था, जिस कारण 1991 का क्राइसिस आया वो 3% पे जा रहा था, आज भी वो 2-2.5% ही है। उसमें कोई ज्यादा वो अंतर नहीं आया है, क्योंकि हम लोग करंट अकाउंट। चरण सिंह जी, आपने बड़ा निराश कर दिया भाई वीरेंद्र सिंह जी को अपनी टिप्पणी से। जो कांग्रेस के समय था वो 11 साल के भाजपा के शासनकाल के बाद भी रहा, तो सब कुछ बदल जाने के संदर्भ में दावों का क्या होगा? महत्वपूर्ण बात यह नहीं है, कांग्रेस ने भी देश की बेहतरी के लिए काम करना चाहा होगा। नरेंद्र मोदी की नीयत को लेकर तो हमें कभी संशय लगा ही नहीं कि वो देश के लिए बेहतर नहीं करना चाहते, पर जिस नीति पर देश आगे बढ़ रहा है वो नीति देश के लिए सही है या नहीं है, इस पर समय समय पर विवेचन जरूर होना चाहिए। अगर रुपया लगातार गिर रहा है और बाजार में भी गिरावट का दौर निरंतर जारी है, तो जिम्मेदारी बनती है उन जिम्मेदार लोगों की कि वो एक बार इस बात पर विचार करें कि जिस नीति को हम बेहतर माने हुए वो वाकई उतनी बेहतर है क्या। अगर आर्थिक विषमता के स्तर पर आंकड़े इशारे कर रहे हैं तो समय रहते इस खाई को भरने के संदर्भ में कदम उठाने चाहिए। इतिहास गवाह है, ये खाई कभी भी कोलाहल में बदल सकती है, कभी भी समाज में संघर्ष का कारण बन सकती है। भारत अगर विश्व के संदर्भ में आने वाले समय में अपने आप को बड़ी भूमिका पर देखना चाहता है तो एक एक भारतीय के आर्थिक हालात बदलने चाहिए, यह बात जहन में होनी चाहिए। तीसरी नहीं, आप देश की दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था रहे, पर साथ ही साथ एक आम भारतीय भी दुनिया के 10 शीर्ष देशों के बराबर में खड़ा होना चाहिए, तभी वह सही मायनों में सही अर्थनीति होगी। इस उम्मीद के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हालातों को लेकर हमारी बात स्पष्टता के साथ शायर कुछ यूं कहता है कि छुपाए से कहीं छुपते हैं दाग चेहरे के, छुपाए से कहीं छुपते हैं दाग चेहरे के, नजर है आईना बरदार आओ सच बोले। कतिल शिफाई ने जो ये बात कही है ये कुल मिलाकर इतनी है कि आपको सच का सामना करना चाहिए। समय है हम सब मिलकर सच का सामना करें और समय अनुसार अपने आप को सुधारने के लिए तत्पर हों। इसके साथ अब मुझे दिया साथ